शार्क टैंक पाकिस्तान में स्टार्टअप आया जिसने 60 लाख रुपए की फंडिंग मांगी, लेकिन 3 शार्क जो है वो मिलके इस चीज पे बहस करने लगे, भाई आपको 60 लाख नहीं बल्कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन सा स्टार्टअप था जिसे 3 शार्क मिलके 1 करोड़ रुपए देने पे इंटरेस्टेड थे, बाकी स्टार्टअप किस तरह के थे और उनसे हम क्या चीजें सीख सकते हैं ताकि जब हम भी अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेस करने जा रहे हो तो हमारे भी इन्वेस्टर पीछे पड़ जाए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिल सके। सबसे पहले स्टार्टअप डिस्कस कर लेते हैं। तो शार्क टैंक एपिसोड 10 में जिसने अपीयर किया वो था एग्रीबॉट। ये एक एग्रीकल्चर रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। इनका मकसद ये था कि ऐसे रोबोट्स बना सके जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो सके। पाकिस्तान में आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं है। तो अगर उसके प्रोसेस को एफिशिएंट बना सके रोबोटिक्स को यूज करके तो उसका फायदा ये होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो तेजी से ग्रो होगा, किसानों को भी फायदा होगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मसला इस स्टार्टअप में ये था, इनकी डिमांड थी 5 करोड़ रुपए फॉर 10% इक्विटी, विच मींस 50 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए थे, लेकिन ना इनका इस टाइम पे प्रोडक्ट बना हुआ था पूरा कंप्लीटली और ना ही इनका कोई रेवेन्यू था। तो जब आपका रेवेन्यू नहीं होता और आपका जो है प्रोडक्ट बना हुआ नहीं होता, आप बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर होते हैं, उस स्टेज के ऊपर आप इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन मांगेंगे तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। ये चीजें फाउंडर को समझनी चाहिए। मैं बहुत बार ये समझाता हूँ फाउंडर्स को, लेकिन हमारे फाउंडर्स को समझ नहीं आती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप टेक्निकल फाउंडर है ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान के अंदर या इन जनरल भी टेक्निकल फाउंडर समझते हैं यार ये जो मैंने चीज बना ली है ना ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव है और उससे प्यार करने लग जाते हैं और ये लगता है कि बस यही मेरा सोल्यूशन है जो दुनिया को जो है आगे पहुंचा देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखना होता है कि जो भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है। मतलब पाकिस्तान के लिए अगर आप रोबोटिक्स के इस तरह के सोल्यूशन बना रहे हैं तो क्या फार्मर जो उस चीज को समझता है, अवेयरनेस पे कितना ज्यादा टाइम लगेगा, आपका कितना ज्यादा पैसा लगेगा और लोग लेने के लिए तैयार है भी या नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर मतलब लगता तो है कि चीजों की डिमांड है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज टोटली डिफरेंट होती है, जैसे इस तरह के स्टार्टअप में हुआ। और दूसरी चीज ये है कि इस फाउंडर की अगर आप पेज देखें तो इसे अपने कंपटीशन का बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब उसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि पाकिस्तान में उसके कौन कौन से कंपेटिटर है, किस तरह से काम कर रहे हैं, उसका प्राइस पॉइंट क्या है, इनका प्राइस पॉइंट क्या है और ये किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं तो उसकी अगर आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, आपको अपने कंपेटिटर्स का नहीं पता और आप इन्वेस्टर को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो चाहे कितना भी अच्छा आइडिया हो, चाहे कितनी भी अच्छा रेवेन्यू हो, आपको फंडिंग नहीं मिलती। तो इससे सीखने वाली बात यह है कि आप जब भी इन्वेस्टर के पास जाए तो अपना कंपेटिटर एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटीज को बहुत अच्छी तरह से देख के जाए। सेकंड स्टार्टअप था चिराग एजुकेशन। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि इनका मकसद ये था कि ये इस तरह की बुक्स और इस तरह के कार्टून बनाए जिसमें बच्चे जो है वो खेलते खेलते उर्दू को अच्छी तरह से सीख सकें। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। इनकी आज थी 1 CR फॉर 10%, इसका मतलब 10 करोड़ की वैल्यूएशन ये लेके आए थे। इन्हें फंडिंग मिल गई जो इन्होंने मांगी थी 1 CR, लेकिन इनको जो इक्विटी अपनी डाइल्यूट करनी पड़ी वो 30% करनी पड़ी, विच मीन कि इनकी वैल्यूएशन हो गई 3.33 CR। तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए थे और 3.33 CR की वैल्यूएशन देके चले गए। मेरे हिसाब से इन फाउंडर्स ने गलती की, क्योंकि जब आप 30% इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं इस तरह के स्टार्टअप में जो कि खास तौर पे हार्डवेयर इन्वॉल्व है, इन्होंने बुक्स बनानी है, इन्वेंट्री क्रिएट करनी है, तो जो आपने बुक्स बनानी है, खास तौर पे कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट बनाना है, उसमें अगर आप 30% की इक्विटी डाइल्यूट कर लेंगे तो होगा ये कि आपको नेक्स्ट राउंड पे लाजमी जाना पड़ेगा। और जब नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी 30% इक्विटी डाइल्यूट कर दी, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे वहां पे भी इन्वेस्टर बोलेगा भाई इक्विटी मुझे ज्यादा दो, तो वहां पे भी 20% डाइल्यूट कर देंगे, तो फाउंडर के पास क्या बचेगा, सिर्फ वो सिर्फ 50% बचेगा। तो जब फाउंडर्स के पास इक्विटी कम बचती है ना तो उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है और फिर जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, और पाकिस्तान के बहुत सारे फाउंडर्स के साथ मैंने ये देखा है, वो ये है कि स्टार्टिंग में ना फंडिंग लेने के चक्कर में वो अपना जो कैप टेबल है ना खराब कर देते हैं। कैप टेबल क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी ली, किन किन लोगों से ली और अपनी कितनी इक्विटी डाइल्यूट की। अब जब आप 30% डाइल्यूट कर देंगे ना तो जो नेक्स्ट इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा यार आपका तो सिर्फ 70% है, बाकी जो है वो इन्वेस्टर का है। तो उसको ना सवाल पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि भाई इतनी ज्यादा डाइल्यूट क्यों की, और हो सकता है उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट ना करे। तो अगर आप ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड रेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फाउंडर को ये बोलता हूँ कि भाई आपने जो है वो इतनी ज्यादा डाइल्यूट नहीं करनी। हाँ, जब आप बिल्कुल एकदम फ्रेश फाउंडर्स हैं, आपका कोई रेवेन्यू नहीं है या बहुत कम रेवेन्यू है, तब तो आप काम कर ले। लेकिन ये जो स्टार्टअप था इसका 1.5 CR के आसपास कोई रेवेन्यू हो चुका था अब तक, तो इसका मतलब इन्हें थोड़ी सी बॉल गेम समझ में आ गई थी कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट लेनी है, किस तरह से क्लाइंट एक्वायर करने। तो ये थोड़ा सा और मेहनत करते, अपने थोड़ा सा रेवेन्यू और बढ़ाते, फिर शार्क टैंक पे आते, तो उसका फायदा इन्हें ये होता कि इनको कम डाइल्यूट करना पड़ता और ज्यादा जो है वो इन्हें पैसे मिल जाते
प्रॉफिट लॉन्ग टर्म पे इनके लिए आसान होता। तो हमेशा ये याद रखें, ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट नहीं करें अगर आपको लगता है कि आप रेवेन्यू बढ़ा के आ सकते हैं शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में। थर्ड स्टार्टअप था बिनते अहन। ये स्टार्टअप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। उसका रीजन ये था कि इनका आइडिया ये था कि जो लड़कियां हैं उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सके और उनको जो है बाइक राइडिंग सिखा सके। पाकिस्तान में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सिस्टम है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि हमारी लड़कियां जो है वो स्कूटी टाइप या बाइक टाइप खुद चलाए ताकि वो इजीली कम्यूट कर सके। और दूसरी चीज सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जिस तरह की हरेसमेंट होती है तो लड़कियों का अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा अच्छा था। इनकी डिमांड थी 2 CR फॉर 8% इक्विटी विच मींस 25 करोड़ की वैल्यूएशन थी। यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी। वजह यह है कि इनका जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था या इस साल जो 2024 का जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 8 मिलियन के आसपास था। 8 मिलियन का मतलब ये है कि इनका जो मैक्सिमम नेट प्रॉफिट बना होगा ना, वो मैक्सिमम भी आप बना लेना तो 20 से 25 लाख रुपए बना होगा। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस जो है ना, उसके अंदर ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जब बहुत ज्यादा जिस चीज को ग्रो करना मुश्किल होता है ना, इसलिए उसकी वैल्यूएशन भी कम होती है। तो इन्होंने वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई कर दी। हमेशा आप याद रखें, आपका बिजनेस कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई करेंगे ना, तो लोग जो है वो आपको फंडिंग नहीं देंगे। इनकी वैल्यूएशन मैक्सिमम जो है ना वो 10 करोड़ के आसपास होनी चाहिए थी। अगर 10 करोड़ के आसपास इनकी वैल्यूएशन होती तो इन्हें फंडिंग मिल जाती। इनकी स्केलेबिलिटी में जो सबसे अच्छी चीज इन्होंने बताई वो ये थी कि अब हमने पूरा जो है वो सिस्टम बना लिया है, अब हम जो है वो फ्रेंचाइजिंग करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फिटनेस सेंटर्स हैं, वो उनका एक फिटनेस सेंटर बना हुआ होता है, एक जिम बना हुआ होता है, आप उसकी फ्रेंचाइज करते हैं। तो वो स्केलेबल मॉडल है। लेकिन इन्होंने गलती ये की कि ये शार्क टैंक के फर्स्ट सीजन में आ गए। इन्हें आना चाहिए था शार्क टैंक के सेकंड सीजन में, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई फ्रेंचाइज दी नहीं थी। अगर ये आते हैं ना शार्क टैंक के ऊपर और बोलते हैं कि भाई हमारा इतना रेवेन्यू है और हमारी फ्रेंचाइजिंग 3 हो चुकी है और अब हमें फंडिंग चाहिए ताकि हम फ्रेंचाइजिंग ग्रो कर सकें, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको ज्यादा वैल्यूएशन पे फंडिंग मिल जाती। वजह ये होती कि इन्वेस्टर को ये समझ में आता कि ऑलरेडी यार 3-4 ये फ्रेंचाइज दे चुके हैं, उनसे इतना रेवेन्यू बन रहा है, उसका इतना यूनिट इकोनॉमिक्स बन रहा है, तो कैलकुलेशन करते हैं कि 100 फ्रेंचाइज पे जा सकते हैं क्योंकि इनका पूरा का पूरा प्रोसेस बन चुका है। अब गलती आप हमेशा ये करते हैं कि यार जल्दी से मैं शार्क टैंक के ऊपर चला जाऊं। पहले आप पूरा प्रिपेयर हो, उसके बाद आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे ना, तो आपको अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी और अच्छी फंडिंग भी मिलेगी। तो इस स्टार्टअप को मेरी रिकमेंडेशन है, या इस तरह के जो भी स्टार्टअप शार्क टैंक पे आना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर को पिच करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी वैल्यूएशन करेक्ट करें। सेकंड चीज वो जरूर करें कि अगर वो फ्रेंचाइजिंग या इस तरह की चीज के ऊपर वो सोच रहे हैं, तो पहले 2-3 फ्रेंचाइज कर लें, उसके बाद इन्वेस्टर के पास जाए। वो आपकी वैल्यूएशन भी हाई कर देगा और आपको इन्वेस्टमेंट रेस करना भी आसान हो जाएगा। जो फोर्थ स्टार्टअप था उसका नाम था साज। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये काम क्या कर रहे थे कि जो हैंडमेड वोवन फुटवियर है ना, वो बना रहे थे और काफी ज्यादा ग्रो हुए थे। मतलब इस साल का इनका जो रेवेन्यू था वो 2.6 करोड़ रुपए था। इन्होंने जो आस्क की थी वो की थी 6 मिलियन फॉर 5% इक्विटी। इसका मतलब ये है कि इनकी जो टोटल वैल्यूएशन बनती है ना, वो बनती है तकरीबन 12 करोड़ रुपए। इन्होंने फंडिंग मांगी थी 60 लाख रुपए, लेकिन इन्वेस्टर को इनका आइडिया और आइडिया से ज्यादा जो फाउंडर पर्सनैलिटी थी ना, वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि 3 शार्क्स जो है वो इस चीज पे बजित हो गए कि भाई आपका 60 लाख से कुछ नहीं होगा, आप जो है 1 करोड़ रुपए की हमसे फंडिंग लो। और उसका रीजन क्या था कि अब मैं आपको बताऊं कि बहुत बार क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं ना, तो हो सकता है आपका स्टार्टअप का जो आइडिया है वो तो मीडियोकर हो। जैसे फॉर एग्जांपल फुटवियर है। फुटवियर आपको पता है पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा यूनिक चीज नहीं थी इनके आइडिया के अंदर। एक होता है ना यार आइडिया ही इतना वाव था कि इन्हें फंडिंग मिल गई। लेकिन डिफरेंट क्या चीज थी कि ये जो फाउंडर था, अगर आप उससे देखें, लड़की थी, अनिला नाम था उनका, उन्होंने बहुत ही अच्छी वेल ड्रेस हुई भी थी तो लग रहा था बिजनेस वुमेन। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस तरह से उनके यूनिट इकोनॉमिक्स के नंबर उन्हें प्रॉपर तरीके से पता था और जिस तरह से वो आंसर कर रही थी, उस चीज ने ये मेक श्योर किया इन्वेस्टर को कि यार ये जो बंदी है ना, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि ये बंदी जो है ना वो होशियार है, इंटेलिजेंट है, इसको थोड़े से पैसे मिलेंगे तो ये अपने बिजनेस को ग्रो कर लेगी। तो ये बहुत की चीज होती है जब भी आप जा रहे हैं इन्वेस्टर के पास, तो बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके नंबर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और लास्ट चीज जो इस फाउंडर से सीखने वाली चीज है ना, वो ये है कि इसने नेगोशिएट बहुत अच्छा किया। मतलब ये है कि जो हमारे शार्क्स है वो तो ये चाह रहे थे, जैसे इनको जो फंडिंग मिली वो 1 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, 15% की इक्विटी। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन हुई। शार्क चाह रहे थे कि भाई 4-5 करोड़ की वैल्यूएशन में मिल जाए, लेकिन इन्होंने फाइट बैक किया, इन्होंने नेगोशिएट किया। मैं रिकमेंड करूंगा कि इनकी पिच को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा क्या नेगोशिएशन करनी कैसी है, ड्रेसिंग करनी कैसी है, किस तरह से अपने आइडिया को पेश करना है, ताकि आपका एक नॉर्मल आइडिया भी ना इन्वेस्टर को ये कन्विंस कर दे कि भाई ये आइडिया तो नॉर्मल है, लेकिन मैं इस तरह का जबरदस्त फाउंडर हूं कि इसी बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे बना के दे सकता हूं। और इन्वेस्टर यही देख रहा होता है कि ये जो फाउंडर है ये मुझे पैसे बना के दे सकता है या नहीं दे सकता। इस पूरी एपिसोड का जो सबसे जबरदस्त या इनोवेटिव आइडिया था, जिसे बोलते हैं ना वाकई में क्या ये इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया, वो था इनेंट। ये क्या काम कर रहे
रहे थे कि आपको पता है पाकिस्तान में लोगों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और बिल आने का एक जो रीजन होता है वो तो ऑब्वियसली एक कंजम्पशन होता है, यूनिट प्राइस होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब थ्री फेज हम यूज कर रहे होते हैं और अगर तीनों फेजेस के अंदर इक्वल करंट ना जा रहा हो तो उसका नुकसान ये होता है न्यूट्रल से करंट बहता है और उसकी वजह से जो है आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा होता है। तो ये जो है लोड बैलेंसिंग डिवाइस बना रहे थे जो ये करती है कि आपके तीनों फेज में इक्वल करने की कोशिश रखती है, जिससे फायदा ये होता है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और ऑलरेडी जो है शेल के साथ ये काम कर रहे थे, इनकी जो डिमांड थी वो 2 CR रुपीज थी फॉर 10%, इसका मतलब 20 करोड़ की वैल्यूएशन ये मांग रहे थे। अच्छा, ये आइडिया बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, लेकिन इस पर्टिकुलर अगर आप पेज को देखें ना तो इस पर्टिकुलर पेज से ये चीज सीखने को मिलती है, जो फाउंडर था इसके नंबर्स करेक्ट नहीं थे, इसे यूनिट इकोनॉमिक्स का, नेट प्रॉफिटेबिलिटी का बिल्कुल आइडिया नहीं था, जो कि बहुत नेगेटिव चीज होती है एज अ फाउंडर जब आप इन्वेस्टर के सामने खड़े हो। लेकिन इनको क्यों फंडिंग मिली, उसका वजह ये था कि इनका जो प्रोडक्ट था, जैसे मैं अगर इससे पहले वाला जो स्टार्टअप बात करूं तो वो उनको फंडिंग इसलिए मिली कि फाउंडर पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे क्यों इन्हें फंडिंग मिली, क्योंकि इनका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था। शेल के साथ ऑलरेडी ये पायलट प्रोजेक्ट कर चुके थे और उनकी 200 आउटलेट के ऊपर ऑनबोर्ड करने वाले थे। तो इन्वेस्टर को ये नजर आ रहा था कि भाई एनर्जी क्राइसिस का मसला है, लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना चाह रहे हैं, और उस्मान बशीर का तो आपको पता ही है कि गैस स्टेशन है उसके पूरे यूएस के अंदर, तो उसने तो लॉजिकल सेंस बना दिया कि भाई मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंजम्पशन का फायदा होगा और उससे मेरा बिल इतना कम होगा तो मेरे पैसे तो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें इस पिच में जो फाउंडर था उसने ये भी नहीं बताया कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे अगर आप ये लगाते हैं तो बिल अगर 1 लाख रुपए का आता है तो कितना कम होगा। अगर ये वाली सारी चीजें भी फाउंडर बताए ना, अगेन वही बात है कि प्रोडक्ट आइडिया अच्छा है लेकिन अगर आपके नंबर वीक्स हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये सारी पिच डेक से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और अगर आप शार्क टैंक या इन्वेस्टर के पास जाना चाह रहे हैं अपने स्टार्टअप को लेके इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए, तो एग्जिट बेस के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी देते हैं कि किस तरह से आपने अपनी पिच डेक तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और किस तरह से अपनी वैल्यूएशन निकालनी है, ताकि जब आप इन्वेस्टर के पास जाएं तो आपके चांसेस इंक्रीज हो सके फंडिंग रेज करने के। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें किस तरह से बिजनेस के लिए फंडिंग रेज करनी है, बिजनेस फ्लिप करना है और बिजनेस को ग्रो करना है।